वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अगले दिन श्रीमान जुबिन की शिक्षण विधि बदल गई। उन्होंने केवल प्राण शुद्धि क्षेत्र के लिए उपयुक्त चक्र सिद्धांत पढ़ाए और उन्हें विभिन्न चक्रों के साथ जोड़कर पढ़ाया, जिससे आकाश व्यवस्थित और प्रगतिशील तरीके से सीख सके। यह विधि बहुत हद तक प्रशिक्षक वर्मा के दृष्टिकोण जैसी थी, लेकिन श्रीमान जुबिन का संभवतः बहुत उच्च स्तर होने के कारण उन्होंने एक बड़ा दायरा, अधिक व्यापक विवरण और स्पष्ट संबंध प्रस्तुत किए। आकाश को प्रशिक्षक वर्मा के लिए थोड़ी निराशा भी महसूस हुई, जिनकी सीमित साधना स्तर न होता तो शायद वे एक साधारण प्रशिक्षक से कहीं अधिक होते। कम से कम चक्रों की विरासत और शिक्षण दर्शन में प्रशिक्षक वर्मा और अत्यंत निपुण श्रीमान जुबिन में कुछ समानता थी। श्रीमान जुबिन ने जो गूढ़ चक्र सिद्धांत पहले पढ़ाए थे, उनसे आकाश को सिरदर्द हो गया था। कुछ सिद्धांत आकाश के लिए नए थे, इसलिए वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था और उन्हें केवल रटकर याद कर सकता था, लेकिन एक अच्छी याददाश्त के बावजूद भी वह इन अमूर्त अवधारणाओं को बनाए नहीं रख पाता था। अक्सर बाद वाले को याद करने के बाद वह पहले वाले को भूल जाता था, और जब वह पहले वाले को दोहराता तो बाद वाले को भूल जाता, जिसके परिणामस्वरूप सीखने की गति धीमी हो जाती थी। आकाश के लिए ये चुनौतीपूर्ण अवधारणाएं कुलीन कुलों द्वारा मूलभूत मानी जाती थी, जो यह समझाता है कि क्यों ऐसे महान कुल हजारों वर्षों तक ताओ साधना जगत में अडिग रह सकते हैं। सामान्य मुक्त साधकों और कुलीन कुलों के बीच विरासत और परंपरा में बहुत अधिक असमानता थी, जिससे पहले वालों के बीच चक्र गुरुओं की लगभग पूर्ण कमी थी। आकाश ने आह भरी। दूसरों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं था, वह केवल खुद को सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था। उसने खुद को समझाया और फिर श्रीमान जुबिन द्वारा अनुशंसित तरीके से चक्रों का अध्ययन करने के लिए अपना मन शांत किया। अब प्राण शुद्धि क्षेत्र से शुरुआत करते हुए चक्र आरेखन और सहायक चक्र सिद्धांत पर जोर देने से आकाश बहुत तेजी से सीख रहा था। क्योंकि आकाश रात दिन बड़ी संख्या में चक्रों का आरेखन कर रहा था, रात में ताओवादी स्तंभ पर और दिन में कागज पर, कभी कभी खाली होने पर जमीन पर घास की छड़ी का उपयोग करके भी आरेखन करता था। अकेले चक्र अभ्यास की मात्रा की बात करें तो प्राण शुद्धि क्षेत्र के उत्तरार्ध के कुछ चक्र गुरुओं ने भी आकाश जितना अभ्यास नहीं किया होगा। इसलिए जब श्रीमान जुबिन ने शिक्षण विधि बदल दी तो आकाश बहुत तेजी से सीखा। जब उसने सैद्धांतिक भाग समाप्त किया और हाथ से चक्र बनाना शुरू किया तो उसकी प्रगति और भी तेज हो गई। श्रीमान जुबिन ने आकाश को 5 तत्वों पर आधारित कुछ 5 पैटर्न चक्रों को फिर से सीखने के लिए कहा, जिनमें से कुछ उसने पहले नहीं देखे थे। वृद्ध कुई ने आकाश के लिए सभी चक्र आरेख और स्याही भी तैयार कर दी। आकाश ने उत्सुकता से अध्ययन किया और अपने आरेखन में लगा रहा। दिन के समय वह श्रीमान जुबिन के शांत निवास में चक्रों का आरेखन करता था और रात में अपने सपनों में वह अपनी चेतना सागर में ताओवादी स्तंभों पर अभ्यास करना जारी रखता था। 5 पैटर्न चक्र आकाश के लिए बहुत मुश्किल नहीं थे। आमतौर पर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वह एक में महारत हासिल कर सकता था। फिर आया 6 पैटर्न जल नियंत्रण चक्र। पहले आकाश की सीमित दिव्य चेतना उसे एक पूर्ण चक्र बनाने से रोकती थी, लेकिन अब आधे महीने से अधिक के दैनिक अभ्यास और बढ़ी हुई दिव्य चेतना के बाद वह, यद्यपि कुछ कठिनाई के साथ, 6 पैटर्न वाले चक्र को पूरा कर सकता था। जल नियंत्रण चक्र को पूरा करने के बाद श्रीमान जुबिन ने कई नए चक्र सिखाए, जैसे कि सहस्त्रजून चक्र, दलदल रेत चक्र और लघु मेघ वर्षा चक्र। अपनी दिव्य चेतना के समर्थन और निरंतर दैनिक अभ्यास के साथ आकाश ने उन सभी में आधे महीने में महारत हासिल कर ली। श्रीमान जुबिन आकाश की प्रगति और उसके स्वभाव दोनों से काफी संतुष्ट थे। आकाश की उम्र के हर बच्चे में हर दिन बैठकर चक्रों का अध्ययन करने का अनुशासन नहीं होता था। निजी तौर पर, हालांकि, श्रीमान जुबिन को अभी भी थोड़ा अफसोस महसूस हुआ और उन्होंने वृद्ध कुई से कहा, बच्चे आकाश में मेरी पिछली सोच से बेहतर समझ है। यह दुख की बात है कि वह एक मुक्त साधक पृष्ठभूमि से आता है और उसमें चक्र विरासत की कमी है। उसकी नींव बहुत कमजोर है, अन्यथा वह उन महान कुलों के पसंदीदा पुत्रों से बहुत कम नहीं होता। पसंदीदा पुत्रों में क्या अच्छा है? श्रीमान जुबिन एक पल के लिए शांत हो गए। वृद्ध कुई ने उन्हें चुपचाप देखा, उनकी आवाज शांत और उदासीन थी, फिर भी इसमें एक अवर्णनीय उपहास था। क्या तुम भी उस समय पसंदीदा पुत्रों में से एक नहीं थे? और तुमने पहले जिन शिष्यों को लिया था, क्या वे सभी पसंदीदा पुत्र नहीं थे? उनका क्या हुआ? तुम आज कितने गिरे हुए हो, या मुझे तुम्हें समझाकर बताना होगा? श्रीमान जुबिन ने आह भरी और अप्रसन्नता से कहा, अगर मैं कम उम्र में मर गया तो यह निश्चित रूप से तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुमने मुझे परेशान करके मार डाला। वृद्ध कुई अविचलित रहे। जीवन और मृत्यु पूर्व निश्चित है। ऐसी बातें कहना दर्शाता है कि तुम अभी तक स्वर्गीय ताओ के बारे में पहली बात भी नहीं समझे हो। श्रीमान जुबिन बस रिक्लाइनर पर लेट गए, गहरे अर्थ में बोलते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन है। सभी प्राणियों को तिनके के कुत्तों जैसा मानते हैं।
अगर कोई वास्तव में स्वर्गीय ताओ को समझता है तो क्या वे अभी भी इंसान माने जाएंगे? वृद्ध कुई अपने आप शतरंज खेलना जारी रखा, एक सूखे पेड़ की तरह स्थिर बैठे थे। श्रीमान जुबिन ने 6 पैटर्न वाले कई चक्र सिखाए, क्योंकि 6 पैटर्न चक्र काफी पूर्ण थे और उनमें कई मूलभूत चक्र बीज शामिल थे। इस प्रकार पर्याप्त अध्ययन और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। एक बार जब आकाश ने 6 पैटर्न चक्रों में महारत हासिल कर ली और श्रीमान जुबिन 7 पैटर्न चक्र सिखाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खोजा। आकाश की दिव्य चेतना कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही थी। जब श्रीमान जुबिन ने पहली बार आकाश को देखा था तो आकाश की दिव्य चेतना 6 चक्र पैटर्न बनाने के लिए अपर्याप्त थी। फिर भी 1 महीना बीत चुका था और आकाश की दिव्य चेतना न केवल उसे 6 चक्र पैटर्न वाले पूरे चक्र को पूरा करने में सहारा दे सकती थी, बल्कि वह अब 7 पैटर्न चक्र के 6.5 चक्र पैटर्न भी बना सकता था। 1 महीने की अवधि में आकाश की आध्यात्मिक शक्ति में कम प्रगति हुई थी, लेकिन उसकी दिव्य चेतना तेजी से बढ़ी। श्रीमान जुबिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब आकाश 7 चक्र पैटर्न वाला एक चक्र सीख रहा था, श्रीमान जुबिन ने अचानक पूछा, आकाश क्या तुम विजुअलाइजेशन विधि से परिचित हो? आकाश भ्रमित लग रहा था और बोला, शिष्य ने कभी इसके बारे में नहीं सुना। क्या ऐसा है? श्रीमान जुबिन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई, एक पल के लिए विचारों में खोए रहे, फिर पूछा, तो क्या तुमने कभी कुछ अजीबोगरीब छवियां या पैटर्न देखे हैं जो एक ही नजर में दिव्य चेतना को फंसा लेते हैं, जिससे कोई अनैच्छिक रूप से डूब जाता है? कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने सिर हिलाया। उसने जो सबसे अजीब चीज देखी थी वह उसके मन में ताओवादी स्तंभ था, लेकिन उस स्तंभ पर कोई पैटर्न या विशिष्ट रेखाएं नहीं थी और उसे लंबे समय तक देखने से कोई उसमें डूबता नहीं था। श्रीमान जुबिन एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, तुम्हारी दिव्य चेतना दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, तुमने इसे महसूस किया होगा। आकाश ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, शिष्य दिन में चक्र बनाता है और रात में मैं उनका अभ्यास करने का सपना देखता हूँ। साथ ही सपनों में चक्र बनाने से दिव्य चेतना खर्च नहीं होती है। इस प्रकार रात और दिन मेरी दिव्य चेतना धीरे धीरे मजबूत होती है। उसने ताओवादी स्तंभ का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बाकी सब सच था। आकाश को यकीन नहीं था कि उसकी दिव्य चेतना में वृद्धि ताओवादी स्तंभ के कारण थी या केवल इसलिए कि वह लगातार चक्र बना रहा था। इसलिए आकाश ने पूछा, महाशय क्या यह सच है कि जब तक कोई चक्र बनाता रहता है उसकी दिव्य चेतना मजबूत हो सकती है? श्रीमान जुबिन शब्द रह गए। चक्रों को लगातार बनाना दिव्य चेतना का उपभोग करता है और यह चेतना सागर को भी लगातार मजबूत करता है। समय के साथ स्वाभाविक रूप से दिव्य चेतना भी मजबूत होगी। लेकिन ताओ साधना जगत की सामान्य प्रथाओं के अनुसार किसी को पहले दिव्य चेतना में सुधार करना चाहिए और फिर चक्र सीखना चाहिए, क्योंकि दिव्य चेतना को बढ़ाने के लिए चक्र बनाने पर निर्भर रहना एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है और यह दिव्य चेतना को समाप्त करने और चेतना सागर को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाता है, जिससे अपूरणीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कुछ ही साधक चक्र बनाने के माध्यम से दिव्य चेतना को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। यह सबसे अनाड़ी और धीमी विधि है जिसमें बड़े जोखिम भी होते हैं। श्रीमान जुबिन को लगा कि इसमें और भी कुछ है और उन्होंने आकाश को थोड़ी उलझन के साथ देखा। हालांकि जब उन्होंने आकाश की निगाह पकड़ी तो उन्होंने आकाश की साफ आंखों में एक असामान्य ईमानदारी और सरलता पाई। श्रीमान जुबिन ने कई शिष्यों को पढ़ाया था, उनकी आंखों में सम्मान, भय और गणना वाले विचार भी देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी ईमानदार आंखें नहीं देखी थी। वह हंसे और बोले, बहुत अच्छा, क्या तुम ध्यान विधि के बारे में जानते हो? श्रीमान जुबिन ने फिर पूछा। आकाश ने अभी भी सिर हिलाया। ध्यान विधि एक साधक को ध्यान के माध्यम से थोड़े समय में मानसिक एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करने में मदद कर सकती है और इस प्रकार दिव्य चेतना को अधिक तेजी से पुनः प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारे साधना स्तर के साधक को सीखना चाहिए। हालांकि तुम थोड़े खास हो और तुम इसे अभी सीखना शुरू कर सकते हो। आकाश को समझ नहीं आया कि श्रीमान जुबिन जिस विशेष भाग का जिक्र कर रहे थे वह क्या था, लेकिन वह कुछ नया सीखने के लिए खुश था। उसने उत्तर दिया, धन्यवाद महाशय, लेकिन एक बात याद रखना। श्रीमान जुबिन का भाव गंभीर हो गया। अगर कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हारी दिव्य चेतना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो तुम्हें यह कहना होगा कि यह मेरे द्वारा सिखाई गई ध्यान विधि के कारण है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आकाश थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने महसूस किया कि श्रीमान जुबिन का इरादा अच्छा था और चुपचाप उनके शब्दों को दिल में बिठा लिया। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन से एक पतली पुस्तिका निकाली जिस पर 3 अक्षर लिखे थे, ध्यान विधि।
पुस्तिका की सामग्री बहुत सरल थी, बस मानसिक एकाग्रता और श्वास विनियमन के लिए कुछ चित्रात्मक मानचित्र और मानसिक विधियों पर कुछ पन्ने, जिनमें श्वास को कैसे विनियमित करें, श्वास को कैसे रोकें और मानसिक एकाग्रता में कैसे प्रवेश करें और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए भटकावों को कैसे दूर करें, जहां स्वयं और बाहरी दुनिया दोनों को भुला दिया जाता है, इसका परिचय दिया गया था। आकाश ने कुछ मानचित्रों और कुछ पंक्तियों के पाठ की पुस्तिका पर नजर डालने के बाद बोलने में संकोच किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत सरल है? आकाश ने सिर हिलाया, फिर पूछा, महाशय, क्या यह सिर्फ एक बुनियादी ध्यान विधि है? नहीं, श्रीमान जुबिन ने इनकार किया, ध्यान विधि की सभी अंतर्दृष्टि और साधना विधियां इस छोटी सी पुस्तिका में निहित है। आकाश के भ्रम को देखकर श्रीमान जुबिन ने आगे समझाया, जब तुम कहते हो कि ध्यान विधि सरल है तो यह सरल है, और फिर भी जब इसे मुश्किल माना जाता है तो यह अत्यंत मुश्किल है। सरलता इसमें निहित है कि इस मंत्र के सभी मुख्य बिंदु इस मानचित्र और अंतर्दृष्टि के इन कुछ पृष्ठों में एक नजर में स्पष्ट है। कठिनाई मानव विचारों की मायावी प्रकृति में निहित है। यह ऐसा नहीं है कि जब भी तुम चाहो तो मानसिक एकाग्रता में प्रवेश कर सकते हो या स्वयं और दुनिया दोनों को भूल सकते हो। सोच समझकर आकाश ने सुना जैसे श्रीमान जुबिन समझाते रहे। उदाहरण के लिए, हजारों सांसारिक इच्छाओं को ही लो। कई लोग उनसे अनासक्ति का मौखिक रूप से दावा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में अपने दिल में उन्हें छोड़ सकते हैं? कुछ सिद्धांत सरल लगते हैं, जो समझते हैं वे उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं, जबकि जो नहीं समझते वे जीवन भर भ्रम में रह सकते हैं। अक्सर जो भ्रमित होते हैं वे अभी भी मानते हैं कि वे समझते हैं। वही इस ध्यान विधि पर भी लागू होता है। यदि तुम वास्तव में मानसिक एकाग्रता में प्रवेश कर सकते हो और भटकावों को दूर कर सकते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम जल्दी सीख जाओगे। हालांकि यदि तुम्हारा मन भारी विचारों से दबा हुआ है और भटकावों से घिरा हुआ है तो तुम चाहे जितना भी सीखो तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अचानक प्रबुद्ध होकर आकाश ने भौहें चढ़ाई और कहा, तो अगर मैं भटकावों को दूर नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब है कि मैं इसे सीख नहीं पाऊंगा? श्रीमान जुबिन मुस्कुराए, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैंने इस ध्यान विधि का कई वर्षों तक उपयोग किया है और मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करने के सबसे सरल सार को सिर्फ एक वाक्य में समाहित कर दिया है। मन को प्रकृति का अनुसरण करने दो, बिना स्वयं को धोखा दिए। मन को प्रकृति का अनुसरण करने दो, बिना स्वयं को धोखा दिए। आकाश ने चुपचाप खुद से दोहराया, दुनिया की सभी चीजें वही हैं जो वे हैं, इसमें तुम्हारे अपने विचार भी शामिल हैं, चाहे वे बेचैन हो या शांत, जंगली हो या उदास, ईमानदार हो या घिनौने, उन सभी को खुले दिल से स्वीकार करो, बिना आत्म धोखे के। यदि तुम इन दो चीजों का प्रबंधन करते हो तो दिल पानी जितना स्थिर और दर्पण जितना साफ हो सकता है और तुम कुछ हद तक मानसिक एकाग्रता में प्रवेश कर पाओगे। कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद आकाश ने ध्यान विधि को पलटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने पूछा, महाशय, क्या उच्च स्तर पर महारत हासिल करने पर ध्यान विधि का कोई विशेष उपयोग होता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान विधि शुरू से अंत तक केवल तुम्हें मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करने और अपनी दिव्य चेतना को बहाल करने में सक्षम बनाती है। यहाँ तक कि जब उच्च स्तर पर महारत हासिल की जाती है तो यह केवल मानसिक एकाग्रता तक तेजी से पहुंचने और दिव्य चेतना के पुनः कायाकल्प की अनुमति देती है। इसके अलावा तुम जितना अधिक इसका अभ्यास करते हो, यह जरूरी नहीं है कि तुम इसमें बेहतर होते जाओ। स्तब्ध होकर आकाश ने कहा, क्या अधिक अभ्यास से यह बदतर भी हो जाता है? श्रीमान जुबिन ने आकाश को एक गहरी निगाह से देखा, तुम अभी भी एक बच्चे हो, सरल विचारों और इंद्रियों के साथ बहुत सारे भटकावों से अवरुद्ध नहीं। शायद तुम जल्दी से मानसिक एकाग्रता में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और दुनिया की अनगिनत चीजों को देखोगे और कई भटकावों और सांसारिक इच्छाओं से घिर जाओगे तो मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करना इतना सरल नहीं होगा। आकाश को अचानक एहसास हुआ। फिर उसने सोचा कि उसके अपने अनुभव बिल्कुल सीमित नहीं थे, आखिरकार उसके पास दूसरे जीवन की यादें थी। लेकिन सोचने पर उसने माना कि उसके दूसरे जीवन में वह 20 की उम्र में था और वास्तव में उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, और इस जीवन में उसके नाम पर केवल 10 साल थे। दोनों जीवनों की उम्र मिलाकर भी श्रीमान जुबिन से बहुत कम थी और उसके अनुभव और अंतर्दृष्टि तुलना नहीं कर सकते थे। उसे बच्चा कहना गलत नहीं था। फिर से जिज्ञासु होकर आकाश ने पूछा, तो महाशय, अब आपकी ध्यान विधि अतीत की तुलना में कैसी है? श्रीमान जुबिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं लगभग 10 या उससे अधिक उम्र का था जब मैंने चक्र के विभिन्न सिद्धांतों को याद किया और मैंने एक ग्रेड के भीतर के चक्रों में लगभग महारत हासिल कर ली थी। फिर मैंने ध्यान विधि सीखना शुरू किया। मैंने शुरू में जल्दी सीखा और फिर एक युवक के रूप में मेरे सीखने में सुधार हुआ जैसे जैसे मैंने अभ्यास किया। अक्सर एक चक्र आरेखन पूरा करने के बाद एक कप चाय पीने में जितना समय लगता था, उतनी देर के ध्यान का एक सत्र मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को भरने के लिए पर्याप्त होता था।
जब मैं जवान और उतावला था, मेरा मन अशांत था, इसलिए ध्यान विधि में मेरी प्रगति रुक गई। बाद में, जीवन के उतार चढ़ावों और एक अशांत दिल का सामना करते हुए, मैंने शायद ही कभी अपने मन को शांत किया, और ध्यान विधि में मेरी दक्षता आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गई। अब, जैसा कि मैं कई चीजों के प्रति उदासीन हो गया हूं, मुझे अब इस ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान जुबिन कुछ भावुक थे, और जब उन्होंने अपनी शांति वापस पाई तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अनजाने में बहुत अधिक कह दिया था। आकाश को अभी भी उत्सुकता से कहानी सुनते हुए देखकर उन्होंने आकाश के माथे पर टैप किया और कहा, अच्छी तरह से सीखो। ओह, आकाश ने फिर अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपने मन को शांत किया, और धीरे धीरे ध्यान विधि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ध्यान विधि के मुख्य बिंदु आवारा विचारों को दूर करने में निहित है। एक मन जो स्पष्ट और निर्बाध है, आत्मविस्मृति की स्थिति में प्रवेश करता है। ध्यान विधि में दी गई विधियों का पालन करते हुए आकाश ने शांति से ध्यान किया, कुछ भी नहीं सोचा, और धीरे धीरे मानसिक एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश किया। मानसिक एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उसने वास्तव में अपने पूरे शरीर में आराम की भावना महसूस की, जैसे कि उसने शारीरिक बाधाओं को छोड़ दिया हो। उसका मन अचानक खुला और विस्तृत हो गया। चक्र आरेखन करते समय खर्च की गई दिव्य चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी, पहले की तुलना में काफी तेज गति से बहाल हो रही थी। हालांकि आकाश की मानसिक एकाग्रता की स्थिति बहुत उथली थी, और एक कप चाय पीने में लगने वाले समय से भी कम समय में उसके विचार थोड़े भटक गए, और वह मानसिक एकाग्रता की स्थिति से बाहर निकल गया। श्रीमान जुबिन, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, यह देखकर अपनी आंखें खोली और कहा, पहले प्रयास के लिए एकाग्रता के इस स्तर तक पहुंचना काफी अच्छा है। एक बार जब तुम भविष्य में इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो चक्र आरेखन के बाद तुम्हें केवल ध्यान करना होगा और एकाग्रता में प्रवेश करना होगा, और परिणाम स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक प्रभावी होंगे। धन्यवाद महाशय। आकाश अत्यंत प्रसन्न था। पहले वह केवल अपनी चेतना सागर के भीतर स्तंभ में चक्र का अभ्यास कर सकता था। दिन के दौरान अभ्यास में उसकी प्रगति धीमी थी। अब जब उसने ध्यान करना सीख लिया था तो उसकी दिव्य चेतना तेजी से ठीक हो सकती थी। भले ही उसकी नींव सांसारिक परिवार के शिष्यों की तुलना नहीं कर सकती थी, लगन से वह अपनी प्रतिभा की कमी की भरपाई कर सकता था, और भविष्य में वह जरूरी नहीं कि दूसरों से इतना बुरा हो। एक विचार बदलने पर आकाश ने फिर पूछा, महाशय, अब मैं ध्यान विधि को समझ गया हूं, लेकिन आपने पहले जिस विजुअलाइजेशन विधि का उल्लेख किया था वह क्या है? श्रीमान जुबिन बांस की कुर्सी पर आराम से लेट गए और कहा, अंदाजा लगाओ विजुअलाइजेशन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने कहा, ध्यान विधि का उपयोग दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो क्या विजुअलाइजेशन विधि का उपयोग दिव्य चेतना को बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही, श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया। साधना जगत में दिव्य चेतना की साधना के लिए साधना तकनीकें नहीं है, इसलिए प्राचीन काल के महान साधकों ने विजुअलाइजेशन विधि का आविष्कार किया, जिसका उपयोग दिव्य चेतना को मजबूत करने के लिए किया जाता था। क्या विजुअलाइजेशन विधि साधना तकनीक से अलग है? विजुअलाइजेशन विधि एक सरलीकृत अस्थिर विधि है जो दिव्य चेतना को बढ़ा सकती है, लेकिन यह दिव्य चेतना की साधना के लिए एक साधना तकनीक नहीं है, श्रीमान जुबिन ने कहा। आध्यात्मिक शक्ति को देखा और जाना जा सकता है, आध्यात्मिक शिल्पों को चला सकती है, ताओवादी कौशल में उपयोग की जा सकती है, और पालन करने के लिए चैनल है, लेकिन दिव्य चेतना अलग है। किसी व्यक्ति के चेतना सागर में दिव्य चेतना के संचालन के प्रक्षेपवक्र का पता लगाने के लिए कोई चैनल नहीं है। इसलिए कोई स्थिर विधि नहीं है जो दिव्य चेतना की साधना कर सके। दिव्य चेतना को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र तरीका अवलोकन के माध्यम से है। पैटर्न, पात्रों या प्राचीन वस्तुओं का अवलोकन करना जिनमें स्वर्गीय ताओ के सिद्धांत या शक्तिशाली दिव्य चेतना एक निश्चित सीमा तक होती है, आत्मसात करने और दिव्य चेतना में धीरे धीरे वृद्धि की अनुमति देता है। हालांकि विजुअलाइजेशन का यह रूप व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रभाव प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि उन कुलीन कुलों के बीच भी अभ्यास के लिए उपलब्ध चिंतन मानचित्र अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए वे ताओ साधना जगत में व्यापक रूप से प्रसारित नहीं होते हैं। साधना तकनीकों के विपरीत उन्हें साधना की एक स्थिर विधि के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। विजुअलाइजेशन विधि, आकाश ने फुसफुसाया। श्रीमान जुबिन एक पल के लिए झिझके, उनका भाव कुछ गंभीर हो गया जैसे उन्होंने कहा, हालांकि विजुअलाइजेशन विधि दिव्य चेतना को बढ़ा सकती है, तुम्हें बेहतर होगा कि इसका उपयोग न करो, और अगर तुम करते भी हो तो अधिक पढ़ो और सावधान रहो कि इस पर पूरी तरह से निर्भर न रहो। आकाश ने भ्रम में पूछा, क्या इसलिए कि मेरी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ेगा? श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, प्रतिभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। चिंतन मानचित्र किसी और की दिव्य चेतना और स्वर्गीय ताओ की उनकी समझ को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, जो कल्पना की जाती है वह किसी और का ताओ, या शायद कुछ गैर मानव का ताओ है।
एक बार जब दिव्य चेतना इसमें डूब जाती है तो यह अक्सर अत्यंत भयानक परिणामों को जन्म दे सकता है। आकाश का दिल ठंडा पड़ गया। श्रीमान जुबिन ने हाथ हिलाया, ये मामले तुम्हारे लिए चिंता करने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। तुम्हें बस चक्र सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जहां तक चिंतन मानचित्रों जैसी चीजों की बात है, हो सकता है कि तुम भविष्य में उनसे कभी न मिलो। इन शब्दों के बाद श्रीमान जुबिन ने आकाश को ध्यान विधि का कुछ और बार अभ्यास कराया जब तक कि आसमान धीरे धीरे अंधेरा नहीं हो गया, फिर आकाश को जाने दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश के अभ्यास या श्रीमान जुबिन के रहस्य के बारे में आगे की कहानी लिखूं?